ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एस ए 550 हम स्टार्ट करने वाले हैं। एस ए 550 का नाम है रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज कल हमने देखा था कि आपको याद कैसे करना है। 5 और 5 आपस में भाई भाई होते हैं ना, तो इससे आपको याद रहने का ये रिलेटेड है। सबसे पहले मैं एक बार के लिए स्टैंडर्ड के नाम 500 सीरीज वाले पढ़ता हूँ। सबसे पहले कौन सा होता है? 500 ऑडिट एविडेंस। फिर उसके बाद 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। फिर 505 क्या होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। उसके बाद 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। फिर 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। 530 ऑडिट सैम्पलिंग। 540 फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। 550 आज हम करने वाले हैं रिलेटेड। 5 के बाद क्या आता है? 6 यानी कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स। 570 गोइंग कंसर्न। 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये सारे स्टैंडर्ड के नेम आपको इंडेक्स में दिए हुए हैं। कई बार अगर आपको नेम याद करने हो ना, तो मैंने पहले ही चार्ट बना के सारे रखे हुए हैं। चलो 550 रिलेटेड पार्टीज। सोच के देखो, मैं और अनुज हम दोनों भाई हैं। अनुज की एक फैक्ट्री चल रही है और मैं एक सीए हूँ। अनुज का लिंक नहीं था सीए के साथ, वो कहता मेरे को बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, अब अनुज ने बोला कि मेरे को ना ऑडिट करवानी है। सोच के देखो, मेरे ब्रदर की कंपनी है, तो मैं क्या ऑडिट डिपेंड अच्छी कर पाऊंगा कि कोई गलतियां होंगी उसको भी ओवरलुकिंग कर जाऊंगा? ओवरलुकिंग कर जाऊंगा। तो पहली चीज तो ये आती है, आप अपने रिलेटेड के साथ, ठीक है, इंडिपेंडेंसी आपकी लैक हो जाएगी। ये तो हो गया सबसे सिंपल एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल सुनो। कोई एक रिलायंस कंपनी है जिसमें मेरे 20% से ज्यादा शेयर्स हैं। ठीक है, रिलायंस कंपनी में मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं। यहाँ भाई चाचा तो कुछ है नहीं, लेकिन 20% से ज्यादा शेयर्स हैं। मैं उस कंपनी के साथ ना सेल परचेज करता हूं, लेकिन मार्केट वैल्यू पे नहीं करता। मैं करता हूं एक्सेसिव प्राइस पे या लोएस्ट प्राइस पे। यानी कि मैंने अगर कोई चीज बेचनी है, नॉर्मल अगर मैं उसको 100 की बेच सकता हूं, मैं उसको 200 की बेच रहा हूं। भाई ऐसा क्यों? उसने अपने खर्चे शो ज्यादा करने हैं, प्रॉफिट कम करने हैं, या मुझे अपना वाइट ज्यादा बनाना है। तो मैंने बोला 100 रुपए मेरा P&L में क्रेडिट आएगा ना। लेकिन मैंने कोई ऐसा कस्टमर ढूंढ लिया जो कह रहा है चल तू मेरे को 200 रुपए के हिसाब से दे दे। इससे क्या होगा? मेरे बैलेंस शीट हैवी होनी शुरू हो जाएगी, P&L हैवी होना शुरू हो जाएगा। सत्यम का स्कैम यही था। सत्यम का स्कैम सुना हुआ आपने? कभी नाम सुना हुआ सत्यम? उन्होंने क्या किया था, सत्यम की जो कंपनी थी ना, उन्होंने क्या किया था, हर साल ना अपने प्रॉफिट इंक्रीज करने शुरू कर दिए थे। ये आपका P&L अकाउंट है। P&L अकाउंट में ना उनकी, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, उनकी एक्चुअल सेल थी, जो एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल इनकम वो थी 1000 रुपीज। लेकिन इन्होंने जो सेल्स दिखाई, सेल्स जो इन्होंने शो करी, वो दिखाई 5500 की। इससे हुआ क्या? अगर मैं कहता हूं इससे हुआ क्या, इनका प्रॉफिट आया 5500, टैक्स तो देखो 5500 पे लग रहा है। अब ऑडिट की क्लास में सर इनकम टैक्स कहां से आ गया? मेरे को कोई ना कोई चीजें तो लिंकअप करवानी पड़ेगी। तो देखा जाए टैक्स तो 5500 पे आ गया। देखा जाए आउटफ्लो, अगर 1000 का मैं सच में प्रॉफिट दिखाता, 30% टैक्स है तो 300 आता। लेकिन अब 5500 का 30% आएगा तो टैक्स तो ज्यादा आ रहा है। तो जो ये जिसकी भी कंपनी है, मैं इसको मान लेता हूं ये सत्यम वाले हैं। सत्यम वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, कहते 30% टैक्स ही ज्यादा जा रहा है ना, लेकिन मेरी P&L अकाउंट तो अच्छा शो हो रहा है। सेल चाहे मेरी 1000 की हुई है, लेकिन मैंने दिखा दी 5500 की, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा। अब आप सोच के देखो, 1000 2000 के साथ आपको चीजें समझ में नहीं आती। इसके साथ मैं ऐसे कुछ 6 जीरो और ऐड कर दूं, 5 जीरो। अब क्या फिगर बच गई? बन गई ना 500 करोड़, 55 करोड़, ऐसी फिगर्स बन गई। मैं इसमें 2 जीरो और ऐड कर दूं, बन गई 5000 करोड़, 500 करोड़। यहाँ पे मैनिपुलेशन। अब देखो, जहां पे आपकी सेल थी 1000 करोड़, आपने दिखा दी 5000 करोड़, 5 गुना ज्यादा दिखा दिया। शेयर होल्डर्स, आप लोग बैठे हो, आप लोगों के सामने ये सिचुएशन है, आपको ये नहीं दिख रहा। ठीक है, आपको एक्चुअल सेल नहीं दिख रही, आपको दिख रही है सिर्फ सेल्स 55 लाख वाली, ये वाली। आप तो कहोगे यार सत्यम के शेयर खरीद ले, इनकी सेल ही बड़ी है। सेल बड़ी है तो इनका मार्केट प्राइस भी बहुत ज्यादा चल रहा होगा। आप लोगों ने, सत्यम ने क्या किया, प्रॉफिट एक्सेसिव शो करने शुरू कर दिया। इसको बोला जाता था विंडो ड्रेसिंग। +2 में आता था विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है व्हेन यू मैनिपुलेट योर प्रॉफिट्स। इससे क्या हुआ, जो नॉर्मल पब्लिक थी, नॉर्मल पब्लिक ने इस कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया, इस कंपनी के शेयर।
इस कंपनी का जो शेयर जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, इनकी मार्केट वैल्यू पहुंच चुकी थी 800 रुपए में। एज्यूम कर ली मैंने, मेरे को अब याद नहीं है कितनी है, इनकी 800 रुपए में। मतलब ये जो शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, इनको पब्लिक से 10 रुपए मिल सकता था अगर वो एक शेयर इशू करते। हम लोग खरीदते 10 रुपए एक शेयर है, 10 रुपए देते एक शेयर मिल जाता। लेकिन इनके साथ तो क्या हुआ, इनको 800 रुपए मिलना शुरू हो गया। मार्केट वैल्यू क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस दिख रहा है 800 का, मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदूंगा, ऑनलाइन खरीदूंगा, तो मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 800 रुपए। इवन प्लस बंदे को तो कमीशन भी पे करनी पड़ती है, उसको आप इग्नोर करते हैं। 800 रुपए के हिसाब से अगर कंपनी में सोच के देखो 1 करोड़ शेयर्स हैं, हो सकते हैं कंपनी की। अगर मैं बैलेंस शीट में ये बनाता हूं, ये लो, ये बैलेंस शीट भी बनाने लग गया हूं मैं, लिख रहा हूं यहाँ पे शेयर कैपिटल 1 CR शेयर, फेस वैल्यू कितनी है, कितनी शेयर कैपिटल हुई टोटल, 10 करोड़ शेयर कैपिटल। बहुत बड़ी बात नहीं है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, ये तो एक छोटी सी फिगर है जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। लेकिन कंपनी को 1 CR के अकॉर्डिंग में 10 रुपए नहीं आए, 800 रुपए आए। कितना पैसा आ गया, 800 करोड़। 790 करोड़ यहाँ पे चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम 790 CR। बैंक में कितना चला जाएगा, 800 करोड़। सर ये तो बैलेंस शीट मैच हो गई, आपसे अकाउंट पढ़ के समझ में आ रहा है, अभी शुरू करूंगा अकाउंट्स भी, मुझसे ही पढ़ लेना, ठीक है। तो 800 करोड़ बैलेंस शीट भी मैच हो गई। क्या गेम खेल गई ना वो, उन्होंने क्या किया, अपनी सेल को मैनिपुलेट करते चले गए। लेकिन सर वो जो अपनी सेल के ऊपर टैक्स भी तो पे कर रहे हैं, वो तो उनकी सोची समझी चाल है। हर बंदा वहां पे टैक्स पे करने के लिए राजी है। जब टैक्स पे किया जा रहा है 5500 करोड़ की सेल के ऊपर, या जो भी लगा लो, 30% ही दिया जा रहा है, बाकी 70% तो बच रहा है ना। उसकी वजह से आपकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ गई। यहां पे मैंने मान लिया 1 करोड़ शेयर्स, अगर 10 करोड़ शेयर्स होंगे तो ये 8000 करोड़ बन जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया। इस वजह से क्या हुआ, कंपनी में हर साल पैसे बहुत आ रहे थे, हर साल पैसे बहुत आ रहे थे, सिर्फ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की वो दिखा दिखा के। और वो सारा पैसा वो उन्होंने कहां पे लगाना शुरू कर दिया था, उन्होंने दूसरे बिजनेसेस शुरू कर दिए थे अपने प्रॉपर्टी के। तो उन्होंने हैदराबाद में या बेंगलोर में, उनको पता था कि आईटी सेक्टर बड़ा चलने वाला है या प्रॉपर्टी सेक्टर, तो पैसा सारा वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सारा पैसा, मतलब इतनी जमीनें खरीदी एम्प्लॉइज के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे, इतनी जमीनें खरीद ली। लेकिन जिस उम्मीद से उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी, पूरा शहर अपना बसा लिया, उस उम्मीद से वो शहर डेवलप नहीं हो पाया। पैसा सारा ब्लॉक हो गया, ना वर्किंग कैपिटल के लिए उनके पास पैसा बचा, ना स्टॉक खरीदने के लिए, ना एसेट्स खरीदने के लिए। बातें निकल के तब आई जब उनके पास डिविडेंड देने के लिए भी पैसा नहीं था। भाई आपके पास प्रॉफिट तो 5500 करोड़ है या इतना है, प्रॉफिट भी तो बांटना है ना। बांटना क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड बांटते हो हर साल, डिविडेंड बांटने के लिए पैसा नहीं था। 6-7 साल ये वाली मैनिपुलेशंस चलती रही, बात कभी ना कभी तो सामने आती ही है। तो जब बात सामने आने लगी कि पैसा ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, फंड मिल नहीं रहे, सेल्स में स्टॉक में इतना मतलब है नहीं जितना वो किताबों में दिख रहा है, तो यहां से उनकी चोरी पकड़नी शुरू हुई थी। जब ये सारी चीजों में राजू क्या नाम था उसका, सरनेम मिगलानी या कुछ ऐसा था, जब वो राजू भाई, जब उसने 7-8 सालों के बाद देखा सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, फंड तो कंपनी में है नहीं, ये 800 करोड़ बैलेंस शीट में दिख रहा है, एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज में लगाए जा चुके थे। जब इसने प्रॉपर्टीज खरीदी होगी, पैसा तो लगाया होगा ना, तो पैसा अंदर से अंदर निकाल लिया था। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जब आप अंदर ही शेयर्स में वैल्यूएशन में मैनिपुलेशन करते हो। तो जब 7-8 सालों के बाद उसको कहानी में कुछ नहीं समझ आ रहा था, उसने बुलाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई डिक्लेयर दीज प्रॉफिट्स आर फेक, वी डिड द विंडो ड्रेसिंग। मार्केट प्राइस था 800 रुपए, आ गया था 6 रुपए पे। ये 800 था या 220 था या 100 था, जो भी था, आ गया था उसी टाइम, उसी दिन 6 या 7 रुपए पे। क्योंकि सत्यम मतलब करते थे, आईटी कंपनी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी थी, लेकिन पैसा कुछ नहीं था। और इसके साथ सत्यम का उल्टा क्या होता है, मेटस। ये इसकी थी एक रिलेटेड पार्टी, ये दोनों आपस में थे रिलेटेड पार्टीज, ये आपस में सारी डीलिंग करते थे, जो सेल परचेज की डीलिंग करते थे ना कहीं ये सेल को इंक्रीज करके दिखा रहे हैं ना, ये देखो अपवर्ड, तो किसी ने परचेज भी करी होगी, परचेज ये भाई साहब कर रहे थे, इसको भी जो जो इसके रिलेटेड पार्टी थे सभी को घसीटा गया।
मेटस अगर वैसे आप बात कर लेना, समझेगा नॉर्मल यार फॉरेन कंपनी है, मेटस है, वो तो इनकी चाल थी ना सत्यम को मेटस किया गया था। ये तो एक कंपनी है जो मतलब पब्लिकली पता चली थी, अदरवाइज तो कितनी कंपनी थी, इसने इतनी सब्सिडरीज कंपनी अपनी खोल ली थी, वो सारी सब्सिडरीज क्या थी आपस में रिलेटेड। सत्यम को इन्होंने हाई लेवल पे करना था और इतनी सारी कंपनीज खोल ली, वो सारी क्या रिलेटेड पार्टीज। तो इसी वजह से SA 550 को इंट्रोड्यूस करना पड़ा कि अब हमें ना एक अलग स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें हम ऑडिटर को बोलेंगे। देखो ये पूरे सिनेरियोज जो हैं, ये हम पे तो बड़ा समझ आ रहा है, सेल को दिखा दो, इतना आसान तो होता नहीं है, मैंने तो लिख दिया ना, इतना आसान तो सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व था, इनके ऑडिटर्स, इनके ऑडिटर्स इन्वॉल्व थे। और कौन होगा भाई साहब, कौन सी बिग फर्म, जितने भी इंडिया के हाई लेवल के स्कैम होते हैं ना, ढूंढ के लिखना एक बार यूट्यूब पे हाई लेवल स्कैम और उसके ऑडिटर, 95% यही लोग मिलेंगे। 95% आपको PWC वाले मिलेंगे। आपको चोरी करवानी है, टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स वो इवेजन करना है, हाँ PWC में चले जाओ, बाकी वाले फिर भी कतराते हैं, ठीक है, ये नहीं। तो एक तो होता है आपका ये सिनेरियो। दूसरी अब चीज आप बात करते हैं, एक सिनेरियो तो ये निकल के आया था कि सेल आप शो कर रहे हैं, टैक्स आप ज्यादा पे करते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, लोग रेडी हो जाते हैं। दिल्ली में ये केसेस हैं, लोग 10 साल जेल जाने के लिए तैयार होते हैं। अब इस सिनेरियो में पता क्या हुआ था, ये बात है 2009-10 की, जब मेरी बीकॉम चल रही थी। ये वाला जो सत्ते वाला केस है ना 2009-10 का, राजू को से जेल हुई 10 साल की, जहां तक मेरे को मोटा मोटा याद है, उसको जेल हुई थी 10 साल की, जुर्माना लग गया कुछ 40-50 करोड़। सोच के देखो, अगर उसने इतनी प्रॉपर्टीज ली हैं रिश्तेदारों के नाम पे, एम्प्लॉइज के नाम पे, कहीं पैसा उसने और भी बड़ा रूट किया होगा। तो जो खबरें निकल के आ रही थी, उसने पैसा रूट किया था कुछ 1000 करोड़ अपने स्विस बैंक में। अब मेरे को ये नहीं पता उसकी रूटिंग कैसे होती है, लेकिन खबरें हैं कि उसने रूटिंग करी थी स्विस बैंक में। अब सोच के देखो यहाँ पे बेचारे को कब हुई जेल, 2009-2010 में, कितने साल की आप मान लेते हैं, 10 साल की जेल। ये अपने बचा गया 5000 करोड़। उसके लिए उस टाइम मिनिमम अमाउंट थी 5000 करोड़, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, पैसा इतना आ गया था। 10 साल ये कब खत्म हो रहे हैं, अब 2020 ले लो, अब 2022 ले लो, 2023 ले लो, कहीं ना कहीं 10-12 साल उसके डिफिकल्टी से खत्म हो गए। अब ये बंदा कहाँ पे रूट मारेगा, ये जाएगा स्विट्जरलैंड। ये प्लानिंग्स देखो आप, दिल्ली में ये प्लानिंग्स चलती हैं, वो स्विट्जरलैंड जाएगा, 5000 करोड़ उसका स्विस बैंक में पड़ा है, वहां पे खोलेगा एक फैक्ट्री, वहां पे लेगा एक बंगला, जिंदगी सेट है, बात ही खत्म। और देखो जब 5000 करोड़ बचा गया, कोई फैक्ट्री मैं अगर इस हिसाब से लगा लूं, कोई खाने पीने वाली, कोई ऐसे प्रोडक्ट की जो आपको पता है बहुत ज्यादा नहीं चलेगी लेकिन डूबेगी भी नहीं, कुछ भी खोल लो, 5000 करोड़ से कितनी फैक्ट्रीज खुल सकती हैं नॉर्मल वाली, वहां से उसका बिजनेस सेट, बंगला लिया, जिंदगी सेट, बच्चों की भी उसकी भी। लोग जेल जाने के लिए रेडी हैं। ये चीज मैंने 3 जनों से सुनी थी। सबसे पहले मैंने सुनी थी अपने अनमोल सर से, जब मैंने इंटर की टैक्स की ट्यूशन रखनी शुरू करी थी, तो उन्होंने सर ने बोला कि मैं दिल्ली से पढ़ के आया हूँ, दिल्ली में हमने बड़े बंदे देखे हैं जिसको अपन नॉर्मल टैक्स में जैसे होते हैं ना, GST का गलत नंबर तू ले ले मैं ले लेता हूँ, अपन टैक्स बचा लेते हैं, यार जेल भी हो सकती है, वो प्रोविजन देखते हैं कितने टाइम की जेल हो सकती है, यार जेल 6-8 महीने की हो सकती है, ठीक है यार, अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है चले जाएंगे 6-8 महीने, क्या है 6-8 महीने तो चुटकी हो, अटेम्प्ट आ जाता है यार, मई नवंबर 2 अटेम्प्ट सोच के जेल चले जाते हैं, वही बात खत्म। तो सलमान खान, अच्छा आज उसका बर्थडे है, अच्छा, तो सलमान खान का केस, फुटपाथ पे गाड़ी चला दी थी, ठीक है, बंदे मरे थे जो भी 3-4 जो भी है, डियर का तो छोड़ ही दो, आप इसकी बात पे आ जाओ, इंसान मरे थे यहाँ पे फुटपाथ पे, गाड़ी कौन चला रहा था, पूरे इंडिया को पता है, जजेस को भी पता है, सलमान खान, गाड़ी में बंदा ही एक था। और अब जब उसकी 6-8 महीने पहले आखिरी जो भी फैसला आया था, क्या निकल के आया, ड्राइवर चला रहा था, भाई तू चला जा जेल 6-7 साल, तेरे 70 साल, तेरे बच्चों के 70 साल, तेरे अगले बच्चों के 70 साल, 3 पीढ़ियों जितना पैसा तेरे घर पे पहुंच जाएगा, बात ही खत्म। कहीं ठीक है 7 साल की तो बात है, 14 साल की हो जाएगी, ये तो हो गया बहुत बड़ा केस। लेकिन ये चीज पहले हमें बताई अनमोल सर ने। दूसरी चीज, कई बार होता है ना कि टीचर बता रहा है, बंदे को पता है बोलने का शौक है, कुछ भी बोल जाता है कि चलो ठीक है हवा में। फिर दूसरी बार एक VG सर है, विनोद गुप्ता सर, CA फाइनल के, पिछले कई 25 सालों से 30 सालों से उनकी मोनोपोली थी, अब जाके 2 साल पहले टूट गई है। अब
30 सालों से वही पढ़ा रहे थे, मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ, मेरे जो 10 साल सीनियर सर हैं वो भी उन्हीं से पढ़े हैं, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी उन्हीं से पढ़े हैं। उन्होंने बोली थी ये बात, कहते 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के लिए, 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए दिल्ली में एक फर्म है जो बंदे अपॉइंट करवाती है, या जो एक होता है ना मीडियोकर कि हाँ आपको जेल जाना है 50 लाख मिल जाएगा, 40 लाख आप अपने नाम पे कंपनी को रजिस्टर्ड कर देना। कहने का मतलब जो भी पेपर पे अगर आप कहें, डॉक्यूमेंटेशन तो होती है ना केवाईसी, जिसकी केवाईसी होगी वही अंदर जाएगा। कंपनी का डायरेक्टर कौन है? मिस्टर रामूलाल जी, जो यहाँ पे परना बांध के रखते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर हैं, और उस कंपनी के फ्रॉड पकड़े गए तब वो जेल होगी। जब कंपनी के फ्रॉड नहीं पकड़े गए तब उनको साइन रामूलाल जी के होते हैं, ठीक है, रामलाल जी के, तब उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है, चलो ठीक है। अगर जेल होगी बाई चांस, चलते या तेरे खाते में या तेरे घर पे 20 लाख पहुंचा दिया जाएगा, जेल तो जाएगा, बात ठीक है। समझ में आ गई? तो दूसरी मेरे को बताई उन्होंने, तीसरी फिर मेरे को ऑनलाइन ही किसी और टीचर ने बताई थी ये चीजें। तो ये चीजें मैंने भी नहीं देखी, लेकिन मैंने सुनी है बड़े सारे लोगों से दिल्ली में। हाँ, मेरे जीजू ने बताई थी, क्योंकि मेरे जीजू के जो चाचा हैं वो है सीए, तो अनुज और मुझे पता है वो कैसी बातें बताते हैं। खैर मैंने देखा नहीं हुआ, लेकिन सिस्टर मेरी खुद भी बताती है, वो कहते हैं कि उनके जो चाचा हैं वो सीए हैं, दिल्ली के टॉप 10 सीए में आते हैं, नाम नहीं लूंगा। तो उनके घर वो कहते हैं नोटों की बोरियां सच में हमने देखी है, जो हम मूवी में बात करते हैं ना, एक तो होती है कि हाँ नोटों की बोरियां होती होंगी, कहते हैं मेरे सिस्टर और जीजू कहते हैं हमने देखी हैं, और उसमें से हमने नोट भी गिने हैं। नोटबंदी में क्या होगा? नोटबंदी में पता नहीं क्या, मतलब ये वो ये नहीं बता रहे कि आज से 2 साल पहले, हो सकता है 15 साल पहले की बात बता रहे हो मेरे जीजू, या 10 साल 12 साल पहले की, या जो भी है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके घर पे पेटी में या बोरियों में नोट होते थे, उन्होंने बताया था। तो तीसरा जो कंफर्म किया था ना ये चीज, मैंने आपको बताया कि 3 जनों से मैंने सुना था, उन्होंने बताया था। कहते पकड़े गए, कहते पकड़े गए क्या? डायरेक्टर अपने उसको बनाया हुआ अपने रामू को, मतलब ऐसे ही उन्होंने 3-4 बंदे बोल दिए, कहते डायरेक्टर उनको बनाया हुआ उस कंपनी में, कंपनी के फ्रॉड है ना, केवाईसी उनकी है, कहते वो जाने के लिए तैयार है, बात खत्म। तो मतलब दिल्ली में आप ये देख लो, इस लेवल की मैनिपुलेशन है कि लोग जेल जाने के लिए रेडी हैं। चौथा केस क्या हुआ था, मेरे अभी एमसीएस की ट्रेनिंग हुई थी पिछले साल, जो आपकी होती है ना ओपी एमसीएस वो, तो उसमें मेरे दोस्त आए थे जो दिल्ली से आर्टिकलशिप कर रहे थे। एक का नाम विनीत, एक का नाम करण, एक का नाम सुमित। विनीत और करण से मेरी बात हुई, वो कहते जीएसटी नंबर कितने चाहिए। मैंने ना उससे एक बात करी, मैं कहा यार मेरे एक ना जीएसटी नंबर लटका हुआ है, आने रहा, कहता कितने चाहिए, 25 दिलवा दूं। मैं कहा ऐसे कैसे? कहता तो बात कर यार। मैं कहा अच्छा ये सिनेरियो ये भी है। कहता या तेरे पास फैक्ट्री है, तेरे को जीएसटी नंबर दिला देता हूँ, या तेरे पास जीएसटी नंबर है, तेरा जीएसटी नंबर बिकवा देता हूँ। कुछ फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो फैक्ट्री तो चल रही है दिल्ली में, उनके पास लीगल रिकॉग्नाइज नहीं है, तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है दिल्ली में, सीए का ऑफिस, जो इलीगल फैक्ट्री वाले होते हैं वो आते हैं कि हमें ना कोई कागजात दे दो पिछले 5 सालों के, कोई हमें बुक वो दे दो कि बने हुए कागज, लीगल कागज, ताकि हम इसको ना अब अपनी फैक्ट्री को ना थोड़ा लीगल करना चाहते हैं, 5 साल हो गए हमें डर लगता है। तो कहते हैं ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बिकते हैं। दूसरा बंदा जिसने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए हैं, 25-25 फर्में बना के बैठा है, इसके नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे, ठीक है, 25 फर्म, वो कागज बेचते हैं। लाइसेंस भी ले सकते हैं। कौन सा लाइसेंस? जैसे कोई, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सारे कागज बिकते हैं। जब मेरी उससे बात हुई, कहता कि बता तेरे को जीएसटी कितने इनवॉइसेस इश्यू करवाने हैं। मेरे पास फेक इनवॉइसेस इश्यू पड़े हैं, तेरे को आईटीसी लेना है कि आईटीसी देना है, ये सब चीजें भी चलती हैं मार्केट में। तो ये आपस में कौन होती हैं? सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, रिलेटेड पार्टीज। इसी वजह से अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया एएस का 18, ऑडिटिंग में एसए 550 आया, फिर आईएफआरएस आया, मतलब रिलेटेड पार्टी के लिए इस वजह से उनको इतना कुछ डिटेल में डालना पड़ा कि ये सारी ट्रांजैक्शन आपको ऐसे चेक करनी होती हैं। जनरल नॉलेज बहुत है, अब आप आते हैं अपनी फिर से उसी किताबी नॉलेज पे कि अब हमें याद क्या करना है, पेपर में तो लिखेंगे नहीं सकते हम, दिल्ली में ये चलता है। दिल्ली में ब्रांच तो हम यही पढ़ते हैं ना रिलेटेड पार्टी वाला, कि हम जो रिलेटेड पर्सन है वो ऑडिट भी कर सकता है फॉर्म का। फिर हम यहाँ पे भी यही चीज फिर से दोबारा चलो ऑडिट नहीं कर सकते, लेकिन आपस में सेल परचेज तो कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू 100 रुपए की है, आप 100 रुपए की एक दूसरे को सेल परचेज करते रहो, इज दैट ओके? इज दैट ओके? अगर आप 120 की और बिजनेस नॉर्मल बिजनेस कोर्स के लिए तो छोड़ के बाकी सारी चीजें जो है वो नहीं कर सकते, तो वो यहीं पे ये चीज आपकी अराइज करवाना चाहते हैं, उस पर टेंशन दिलवाना चाहते हैं। अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो अपनी सब्सिडरी के साथ,
आर्म्स लेंथ प्राइस पे करो। आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, फेयर मार्केट प्राइस होता है जो आप एक इंडिपेंडेंट बायर और इंडिपेंडेंट सेलर आपस में करते हैं। दूसरी चीज, आप अगर अब आप ऑडिट के कॉन्सेप्ट पे आ जाए, आप ऑडिट करने गए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन सी रिलेटेड पार्टीज है? चीज समझ में आ रही है? आपको कैसे पता चलेगा आपकी रिलेटेड पार्टीज है? या तो आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख लो, सबसे पहले आपको वहीं पे क्लियर होगा कि हमने कहाँ कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो वो रजिस्टर ले लो। दूसरा, इंक्वायरी करके देख लो कि आपकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं। अब जैसे बद्दी में एक कंपनी में मैं जाता था, जो ऑफिस वाले हैं वो पता चल जाएगा। रिलेटेड पार्टी को ना प्रैक्टिकली लाइफ में बोला जाता है सिस्टर कंसर्न्स, ठीक है, उनको बोला जाता है सिस्टर कंसर्न्स। तो हम बद्दी में जाते थे कंपनी में, तो उनकी मतलब हमारे पास बद्दी में ना वो फैक्ट्री के स्टेस्लिट लिमिटेड था, स्टेस्लिट लिमिटेड 7 यूनिट्स थे, 7 अलग अलग फैक्ट्रीज। उसके पास 6 महीने हो गए थे हमें ऑडिट करते, कभी इस फैक्ट्री की कभी उस फैक्ट्री की, वो 7 यूनिट हो गए, कभी उस कंपनी की कभी उस कंपनी की। तब मेरा माइंड इतना डेवलप नहीं था, मुझे पता नहीं चलती थी वो चीजें, सर देखते थे। 6 महीने के बाद मैंने जब देखा वो डेटा को कंपाइल करके, यार हर कंपनी में डेटर में या क्रेडिटर में स्टेस्लिट लिमिटेड क्यों आ रहा है? और वो स्टेस्लिट लिमिटेड वाले करते क्या थे, रेलवे के पार्ट्स बना के रेलवे को बेचते थे। तो जब आपको 5-6 महीने लगा दो, सारी फैक्ट्रीज उसके यूनिट को भी देख लिया, और जब आपके वहां पे और क्लाइंट है उनको भी देख लिया, हर क्लाइंट में और स्टेस्लिट लिमिटेड में ना आपस में क्या निकल के आ रहा था, डेटर या क्रेडिटर का बैलेंस। फिर एक बार जब थोड़ा थोड़ा माइंड डेवलप होना शुरू हुआ, फिर मैंने सर से पूछा, मैं कि सर ये क्या चीज है, हर कंपनी वाले स्टेस्लिट से सेल परचेज कर रहे हैं, कहते हैं आपस में सिस्टर कंसर्न है। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी, पता तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता चला सिस्टर कंसर्न क्या होता है। फर्स्ट ईयर आर्टिकल जिसका ऑडिट का पेपर भी आने है, और वो भी सेल्फ स्टडी, ऑफिस में वही ऑडिट में देख के थोड़ा सा आधा घंटा बचा के बुक में से पढ़ लेते थे, सुरभि बंसल की बुक ली, पढ़ लिया। उसको क्या पता सिस्टर कंसर्न नाम की चीज क्या होती है। सर ने बोला, सर भी ऐसे थे खतरनाक, कहते यार आपस में जो सिस्टर कंसर्न है, हाँ ठीक है जी होंगी। फिर 3-4 दिन और मिल गए, फिर एक और सर मिले मेरे को, वो थोड़े पोलाइट थे। मैं कहा सर इनका क्या चक्कर है? कहते सिस्टर कंसर्न है। मैं क्या बताया तो मुझे ये भी पुनीत सर ने वही था, सिस्टर कंसर्न है, होता क्या है? कहते इन्होंने आपस में एक दूसरे के रिलेटेड है, इन्होंने आपस में एक दूसरे के शेयर परचेज, शेयर्स वगैरह में वो लगाए हुए हैं, शेयर होल्डिंग करी हुई है। मैं क्या फिर इससे इसका क्या मतलब है? कहते तुझे ये देखना है कि जो डेटर क्रेडिटर या सेल परचेज आपस में कर रहे हैं वो नॉर्मल है, प्राइस कम ज्यादा तो नहीं है, साइन किए हुए कि नहीं किए हुए, लेटर हेड लगे हुए कि नहीं लगे हुए, ये चीज। तो तब मैंने वहां पे पहली बार सीखा था, तब मुझे पता नहीं चला था, लेकिन जब बाद में मैं थोड़ा और पढ़ने लगा तब पता चला, अच्छा ये तो मैं ऑडिट कर आया हूँ रिलेटेड पार्टी की। तो ये सिनेरियोज हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होता है वहां पे जाके उनका इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी होते कौन कौन से 2 लोग हैं। पहला, a party that is either a related party as per the applicable FRF, AS 18 ने बोल दिया, ठीक है, AS 18 लिखो, बस वही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, आरपीटी। तो AS 18 सबसे पहले ऑडिट वालों ने अपनी एक जान छुड़वा ली, पता है आपको? कहते रिलेटेड पार्टी हर वो बंदा होता है जो AS 18 में लिखा हुआ है, सो गो टू द AS 18 एंड रीड देयर, हमारी जान छोड़ दो। कितना मजेदार पॉइंट है। तो आपको भी इतना ही लिखना है, AS 18 में लिखा हुआ है, बात खत्म। लेकिन सीए फाइनल में होता है कि AS 18 भी आपको पढ़ना पड़ जाता है। सीए फाइनल में AS के क्वेश्चन भी आ जाते होते हैं, इंटर में AS के क्वेश्चन कम आते हैं, अदरवाइज मेरे को भी पढ़ाना पड़ जाता है रिलेटेड पार्टी कौन कौन हो सकते हैं। उसके अलावा ऑडिटर ने लिखा और रिलेटेड पार्टीज कौन होती हैं, वेयर द एप्लीकेबल FRF एस्टैब्लिश द मिनिमम और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट कंट्रोल्स, सर्कल करो, दैट कंट्रोल, दैट हैज कंट्रोल को, that has control या significant influence directly चाहे indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity। सर समझ कुछ नहीं आया, मजा बड़ा आया। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक बात बनाता हूँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बातें बनी हुई। आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है ना, ठीक है। इस क्लाइंट को बोला जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी। जिसकी आपने रिपोर्ट तैयार करनी हो उसको रिपोर्टिंग एंटिटी, वाह सर अब मजा आया ना। जिसकी रिपोर्ट तैयार करनी हो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग एंटिटी। दूसरी आपके पास आई अदर एंटिटी। अदर, या मैं इसको बोल देता हूं सेकेंड एंटिटी।
ठीक है, अब आप बात करते हैं इन्होंने क्या बोला, अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल। तो सर हमारे लिए तो बस इतना ही जरूरी है, अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, बात खत्म, जो मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसका मतलब अपने इस डायग्राम के हिसाब से किसका किसके ऊपर कंट्रोल है, शेफर वाले का रिपोर्टिंग पे इसके ऊपर अगर कंट्रोल हुआ तो ये दोनों आपस में क्या बन गई, रिलेटेड पार्टीज। पहला पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट में बोला AS 18 देख लेना, देख लेंगे। दूसरे में बोला अगर अदर एंटिटी का कंट्रोल है रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर, इट्स अवर क्लाइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, गैस करो, वाइस वर्सा होगा, देखना। अनदर एंटिटी ओवर विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल। वाओ, झूठ बोलते हैं वो लोग जो ऑडिट को कहते हैं कि सिर्फ रट्टा है। ऑडिट पहले तो समझना है, दूसरा स्टेप रट्टा होता है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आपका तब जाके रट्टा काम करेगा ना। तो दूसरे में क्या हुआ, रिपोर्टिंग एंटिटी दैट हैज कंट्रोल। अब एरो यहां से यहां जा रही है, तो अगर बाय चांस उसका कंट्रोल नहीं हुआ, इसका कंट्रोल हो गया इसके ऊपर, तब भी ये रिलेटेड पार्टी है, तब भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हो सकते हैं। अब आ गया एक कॉमन कंट्रोल वाली बात। कह रहे हैं अगर किसी एंटिटी का रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ मिलके किसी फॉर्म में कॉमन कंट्रोल है, यहाँ पे है थर्ड एंटिटी, इसका इसके ऊपर भी कंट्रोल है, इसका इसके ऊपर भी कंट्रोल है। आप लोग ना रुक जाओ, अभी बना लिया इसको, एक सेकंड रुक जाओ इसमें ना, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ तक खत्म हो गया, डन। अब मैं बना रहा हूं यहाँ पे फिर से रिपोर्टिंग एंटिटी, यहाँ पे अनदर एंटिटी। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड एंटिटी है जिसका इसके ऊपर कॉमन कंट्रोल है, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर। ये आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, ये आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। अब बताओ ऑडिट वाले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले, इन दोनों के बीच में रिपोर्टिंग एंटिटी जो नंबर 1 पे है, अनदर एंटिटी जो नंबर 2 पे है, 1 और 2 के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे, गैस। ये भी वापस में रिलेटेड पार्टी है। कह रहे हैं अगर आपका किसी कंपनी के ऊपर कॉमन कंट्रोल है, किसी भी दो कंपनी का कॉमन कंट्रोल है, तो हम तो ये मान के चलेंगे भाई आप दोनों में आपस में रिलेटेड हो, क्योंकि आप आपस में कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर सकते हो। ये है आपकी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। कॉमन कंट्रोल ओनरशिप है, चाहे कॉमन की मैनेजमेंट है, कुछ भी लगा लो। एंड अनदर एंटिटी दैट इज अंडर द कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी, हर वो एंटिटी जिसका रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ मिलके किसी के कॉमन कंट्रोल में है। क्रक्स ये बनेगा, अगर आपको कोई भी ऐसी 2 या 3, 2 का कॉम्बिनेशन तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। 2 का तो आपस में अगर रिलेशन है या इंटरेस्ट है या कंट्रोल है या 20% से ज्यादा शेयर्स हैं, वो तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। बात तो आएगी 3 के कॉम्बिनेशन की। 3 का कॉम्बिनेशन जहां पे आपको डाउट लग गया ना, यार इसका भी है, इसका भी है, ये दोनों तो आपस में है ही है ना रिलेटेड। देखो फर्स्ट और थर्ड आपस में है, सेकंड और थर्ड भी है, तो यहाँ पे देखा जाए तो डाउट किसका है, फर्स्ट और सेकंड का, क्योंकि फर्स्ट थर्ड के साथ है, सेकंड थर्ड के साथ है। ऑडिट वाले कहेंगे फर्स्ट का सेकंड के साथ है, बात ही खत्म। चलो इसके बाद अपन करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर ने क्या करना है, जाके ऑडिटर ने करना है रिस्क फैक्टर्स ढूंढने हैं कि रिलेटेड पार्टीज अगर आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसमें क्या FRF निकल के आ सकता है। यहाँ पे इसको FRF नहीं बोलेंगे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ही बोलेंगे, क्योंकि FRF वही आ जाता है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर निकल के आ सकते हैं फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में, चाहे ट्रांजैक्शन में, चाहे आप आपस में भाई भाई हो, चाहे सेल परचेज की ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो इसको मैं बोलता होता हूँ RPR और ये हो जाएगा RPT। अब मैं पूरे स्टैंडर्ड में RPR और RPT बोलूंगा बस,
और कल मैं क्या लिखवाऊंगा, इस स्टैंडर्ड के कुछ 10-11 क्रक्स पॉइंट लिखवाऊंगा आपको पूरे स्टैंडर्ड में, कुछ यहाँ याद रहे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वन ऑफ द स्टूडेंट का फेवरेट स्टैंडर्ड होता है कि सर हम ये नहीं करके जाएंगे, इस हिसाब से फेवरेट। तो मैंने उनके लिए 10 लाइनें कुछ चूज कर ली थी, पिछली बार चुन ली थी, मैंने कहा अगर कुछ भी याद ना रहे, बाई चांस क्रक्स में फर्स्ट कंपल्सरी पॉइंट में आ जाए, इन 10 में से चुन के कोई 5-6 लाइनें लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव फ्रॉड रिस्क फैक्टर पहचानने की, कहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड निकल के आ सकता है। या दूसरा आपको ये कंक्लूड करने कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है डेटा, और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा ही आसान है। और तीसरे में आपको देखना है क्या सारी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड, डिस्क्लोज और अकाउंट किया है इन दोनों ने, यानी कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो थर्ड के साइड में लिखो ऑल RPR ऑब्लिक RPTs रिकॉर्डेड। चलें जी आगे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर पहचानने हैं आपको, दूसरे में आपको ट्रू फेयर और मिसलीडिंग ना हो ये पहचानना है, और तीसरे में आपको ये देखना है सारे RPR और सारे RPT को प्रेजेंटेड, अकाउंटेड, डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। आगे नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव को मैं डालू, इसमें मीनिंग को मैं डालूंगा नंबर 1 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव को नंबर 2, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टीज रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। सर ये तो वही बात है कि RPR और RPT, RPR एंड RPT का नेचर क्या है देखते हैं। मैनी RPTs आर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे डाउट होना चाहिए कि ये ठीक है, ये ठीक है। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपकी RPT ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इन सच सर्कमस्टांसेस दे मे कैरी नो हायर रोमम, रोमम की फुल फॉर्म। तो अगर आप नॉर्मल बिजनेस डीलिंग कर रहे हो तो रिस्क हाई होगा कि लो होगा, लो ही होगा, वही वो बात कर रहे हैं। However, the nature of RPT and RPR may, in some circumstances, give rise to higher ROMM. सर्कल कर दो, however को सर्कल कर दो, क्योंकि यहाँ से however का मतलब क्या होता है, पलटी मारना। however का मतलब होता है ऊपर वाले से मुकर रहे हो, ऊपर वाले में क्या बोला, नॉर्मल डीलिंग है तो रिस्क क्या होगा, कम। however मतलब अब ये पलटी मारने वाले हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जहां पे हायर रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल, रिलेटेड पार्टीज may operate through extensive और complex range of relationships। सर्कल करो, अगर उन्होंने आपस में रिश्ता इतना मुश्किल बनाया हुआ है, भाई मेरा 15% शेयर उसमें है, 10% उसमें है, 5% इसमें है, या मेरे 10% है, मेरे बीवी के यहाँ पे 8% है, बच्चे के 3% है, कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20% क्रॉस हो गए, हमने तो पकड़ लेना है आपको। दूसरा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी इनइफेक्टिव एट आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन फॉर आउटस्टैंडिंग बैलेंस या फिर उसके रिलेटेड पार्टी के बैलेंसेस। तो जब आपने इनइफेक्टिव सिस्टम ही ऑपरेट करके रखे हैं तब रिस्क हाई होगा कि लो होगा, क्योंकि आपने इनइफेक्टिव सिस्टम बना के रखे हैं। तीसरा, कुछ RPTs में नॉट बी कंडक्टेड अंडर द नॉर्मल मार्केट टर्म्स और कंडीशन, तो अगर वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से नहीं है तो ये तीनों को आप लिख दो, दैट इज हाई रोमम। ये हाई रोमम की एग्जांपल्स थी। जब आप कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ ट्रांजैक्शन खुद ही करते रहते हो, इनइफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आप जनरेट करके रखते हो, हर कंपनी में चलती है टैली, आप पता नहीं क्या मार्ग सॉफ्टवेयर बना के बैठे हो, चलो वो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपने कोई IT की दुनिया का अलग ही सॉफ्टवेयर निकाल लिया, अकाउंटेंट बोला आपके सामने है सिस्टम, सारी सेल परचेज में है, जो देखना है देख लो, आपको पता ही नहीं चल रहा एंटर कहाँ से प्रेस होगा, बैक कहाँ से होगा, या आपको चलाना नहीं आ रहा ये चीजें, या कुछ जो है मार्केट की टर्म्स और कंडीशन के साथ वो नहीं करते, तो वहां पे भी हाई रोमम आ सकता है। पॉइंट नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज का पहला अच्छा पॉइंट। थर्ड है पॉइंट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड था। जागो प्यारे जागो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, यही तो है जिसके लिए ऐसे बनाया गया कि हे ऑडिटर, अगर आपको अपने रिश्तेदारों के फर्म में ऑडिट करनी है, सिर्फ रिश्तेदार नहीं, इवन वोटिंग राइट्स, शेयर्स भी हैं, उसको भी रिलेटेड बोलेंगे, तब आपको क्या करना है, देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, transactions या balances to enable the user of FS to understand the nature or effect on the FS। तो इनमें बोला गया there are specific requirements। अगर मैं इसको साथ आगे कंटिन्यू करूं, which entity must fulfill, तो पहले तो ये बोला कि कई लीगल रिक्वायरमेंट, कई अकाउंटिंग, कई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो एंटिटीज के ऊपर डाली गई, किन को लेके, रिलेटेड पार्टी रिलेशंस को, ट्रांजैक्शन को लेके।
तो वो क्या करो, फुलफिल करो। ओके। पॉइंट नंबर 2, तो ऑडिटर को सबसे पहले यही देखना होता है कि वो जो स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि AS 18 हो गया या कुछ और भी हैं, तो वो फुलफिल की जा रही है कि नहीं। दूसरे में ऑडिटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि उसके ऊपर फिर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या के लिए? आइडेंटिफाई के लिए। क्या आइडेंटिफाई करना है? रिस्क। उसको असेस करो और उसको रिस्पॉन्ड करो। आइडेंटिफाई का मतलब याद है? ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ऐसे 315। असेस और असेस में आता था TOC, टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। रिस्पॉन्ड में आता था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू डिटेक्ट द MMS। तो एक तरह से यही तो क्या होता था, ऑडिट प्रोसीजर ही तो होता था। इनके पिताजी कौन होते थे? इनके पिताजी ऑडिट प्रोसीजर होते थे फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। सर आप बड़े अच्छे हो, आपने ऐसे 500 भी रिवाइज करा दिया। आई नो। ऐसे 500 के एविडेंस बन जा। ऐसे 500 में देखो ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस है कि नहीं है? टॉप पे ऊपर। ओहो बच्चे जाग गए सर, आपने रैप फैप कराया। आज मैंने नीचे से शुरू करा दिया तो क्या हो गया, मैंने यहाँ से करा दिया टू ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर कौन था? ऑडिट प्रोसीजर था। फिर मैंने करा दिया TOC, टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इसके ऊपर कौन था? ऑडिट प्रोसीजर था। मतलब मैं अच्छा करता हूँ, खुद की तारीफ कर लेता होता हूँ। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ऐसे 500 में आ रहे थे ये पॉइंट ऑडिट प्रोसीजर के। द ऑडिटर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई, असेस या रिस्पॉन्ड टू रोमम अराइजिंग फ्रॉम एंटिटीज फेलियर टू एप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग या डिस्क्लोज RPR RPT। इसको इसके साइड पे लिखो, ऑडिटर will assess या respond, auditor will assess या respond to all RPR and RPTs। कहाँ पे? मैनेजमेंट की फेलियर पे। पॉइंट नंबर 3, ऑडिटर नीड टू ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को सर्कल करो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी, किसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको? RPR RPT की। सफिशिएंट टू बी एबल टू कंक्लूड वेदर FS ट्रू फेयर व्यू और नॉट मिसलीडिंग। तो थर्ड पॉइंट के साइड पे आप लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ RPT एंड RPR। अंडरस्टैंडिंग ऑफ RPT एंड RPR, ठीक है, क्योंकि वो क्या होनी चाहिए? सारी ट्रू एंड फेयर भी होनी चाहिए और मिसलीडिंग। चलो आज का एक पहला थोड़ा सा हाइड एंड सीक खेलते हैं। ट्रू फेयर और मिसलीडिंग ऊपर किस टॉपिक में आया था? पेज नहीं टर्न करना। ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ये नहीं आया तो इसी स्टैंडर्ड में था। किस टॉपिक में? सेकंड पॉइंट था ये 3 पॉइंट्स में से। किस पॉइंट में आया था? सबसे पहले था मीनिंग, फिर ऑब्जेक्टिव्स था, फिर ऑब्जेक्टिव था, दोनों में से एक में था। फिर तीसरे पे नेचर आया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर ही था। तो ऑब्जेक्टिव में आया था कि नेचर में? ऑब्जेक्टिव में मीनिंग और ऑब्जेक्टिव में मेरे को कंफ्यूजन किसमें है? ऑब्जेक्टिव में। हाँ आपका बिल्कुल सही था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। यही तो होता है कि सामने वाला पहले ही चेंज कर देता अपना आंसर। ठीक बोला था आपने। तो तीसरे में इन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग करनी है RPT और RPR को लेके। इन एडिशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज RPR या RPT, वो तो आपने कर ली तीसरे में। टू ऑडिटर्स इवैल्यूएशन वेदर वन और मोर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट एज रिक्वायर्ड बाय SA 240 बिकॉज ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्रॉड से होते हैं। क्या सही बात बताई है इन्होंने? फ्रॉड के जो फैक्टर्स हैं वो फ्रॉड से निकलते हैं और फ्रॉड का स्टैंडर्ड है SA 240। तो फोर्थ में आप करोगे आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एज पर SA 240। क्या हमारा SA 240 हो चुका है? नहीं सर, ये तो पूरा का पूरा चैप्टर आएगा अभी आपका नेक्स्ट, जो है फ्रॉड के ऊपर। बड़ा मजा आएगा। पांचवा, ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन आ गया मतलब यहाँ पे ना एक डायलॉग जरूर बोलेंगे, सम स्टेटमेंट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, देखना अब यहाँ पे यही चीज आएगी। ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है तो अनअवॉइडेबल रिस्क है। FS may not detect even though the audit is properly planned।
जब है ये फ्रॉड और इनहेरेंट लिमिटेशन है, तब आप जितने मर्जी प्रोसीजर लगा लो। मैनेजमेंट वाला कह रहा है सर हमसे ना पूछो इनहेरेंट लिमिटेशन का दूसरी हेडिंग क्या थी। मैंने कहा आप बता नहीं पाओगे। आपने बोला बताओ। अब बच्चों के सामने तो टीचर की एक ना चली तो आप बता ही दो। इनहेरेंट लिमिटेशन का सेकंड पॉइंट क्या था? यूजर्स वाला कि यूजर्स भी मानते हैं। हेडिंग बताओ। मैंने बोला था नहीं बता पाओगे, पर अब तो देखो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, तो अब चैलेंज तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इनहेरेंट लिमिटेशन का दूसरा पॉइंट सर एक बता दो, दूसरा हम याद कर लेंगे। ऑडिटर इसी वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। पॉइंट बताओ, हेडिंग क्या थी इनहेरेंट लिमिटेशन की? पहली सेकंड हेडिंग। सर हमें पहला बता दो, दूसरा तो हम बता ही देंगे। सर हमें चौथा बता दो। चौथे में था अदर। अब बताओ। और सच में यस राइट, गुड वन राघव, गुड वन। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इनहेरेंट लिमिटेशन का पहला था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो उसके दूसरे इनहेरेंट लिमिटेशन में था मैनेजमेंट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं देती तब आप क्या ही कर लोगे, तब आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं मिल पाएंगे। तो फिफ्थ के साइड पे लिखो इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिटेशंस, बस इतनी हेडिंग बहुत है। तो कहीं ना कहीं आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। और सिक्स्थ में है प्लान। ये बाकी पांचवा अपने आप देख लेना, बस थोड़ा सा लिख देना कि सम फैक्टर में नॉट बी डिटेक्टेड, ए बी को छोड़ देना चाहिए। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट with the professional skepticism as required by SA 200 is particularly important in the context given the potential disclosed। ठीक है। तो सिक्स्थ के साइड पे लिखो फॉलो प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। फॉलो प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मत लिखना, तो क्या लिखें? स्केप्टिसिज्म। तो क्या ना लिखें? स्पेसिफिसिज्म एक ही बात है कि ऑडिटर की ड्यूटीज एक बार के लिए अपन याद करते हैं। ऑडिटर की ड्यूटीज क्या हैं? सबसे पहले ऑडिटर की ड्यूटी है कि कंपनी में या क्लाइंट के ऊपर जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो देख लो फुलफिल हो रही है कि नहीं। दूसरे में देखना ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म करना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, सारी आरपीआर सारी आरपीटी को आइडेंटिफाई करना है। तीसरे में अंडरस्टैंडिंग कर लो किसकी, सारी आरपीटी और आरपीआर की, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, मिसलीडिंग ट्रू फेयर होना चाहिए और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। चौथे में आइडेंटिफाई कर लो फ्रॉड रिस्क फैक्टर। पांचवें में सिक्स, ठीक है। अगली हेडिंग नंबर बता सकते हो सही वाली? पांचवा मीनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। सर ये क्या होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन होता है, ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन होता है और ये पेपर का बड़ा ही क्यूट क्वेश्चन होता है जो आपको हर 2 या 3 में से एक बार दिख ही जाता है एग्जाम में। आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हो, प्राइस भी। इनकम टैक्स वाले इसको आर्म्स लेंथ प्राइस बोल देते हैं, आप आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बोल दो। हर वो ट्रांजैक्शन जो एक विलिंग बायर और विलिंग सेलर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला मेरी ट्यूशन ऑडिट की फीस 10,000 रुपये है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 10,000 है, आप देने के लिए रेडी हो। इनकम टैक्स वाले कुछ कह सकते हैं इसमें, ऑडिट वाले कुछ कह सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप मार्केट में गए, मार्केट में रेट 12,000 था, साथ वालों के पास गए 8,000 थे, रेंज तो पता चल गई ना, 8, 10, 11, 12,000 इतने की फीस होती है। आप विलिंग बायर और विलिंग सेलर आपस में अगर डील करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो ये वही है मियां बीबी राजी। तो आर्म्स लेंथ प्राइस हर वो मार्केट प्राइस होता है जो एक इंडिपेंडेंट वे में विलिंग बायर और विलिंग सेलर, a transaction conducted on such terms and condition between the willing buyer and willing seller and who are unrelated or independent with their own best interest। तो अभी हमारे यहाँ पे वो हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल जो जिन्होंने कोस्टिंग की पेन ड्राइव ली, उनके साथ उनको मिले थे 6 मंथ के व्यू, उनके खत्म हो गए कल परसों, क्लासेस अभी खत्म हुई सिर्फ आती, तो वो ऑफिस में रो रहे थे कि 6 महीने बड़े कम है, 6 महीने बहुत कम है, कुछ भी ऐसा सिनेरियो। अब मुझे एक बात बताओ, अब रोने से कोई फायदा होगा? जब आपने देखो कोई चीज परचेज करते हो वो आपको तब भी पता होता है, तब भी आपको पता होता है ना कि व्यूज 6 महीने के हैं, 9 महीने के या साल के। तो जब वो टाइम खत्म हो जाए तब आप कुछ नहीं कर सकते। विलिंग बायर और विलिंग सेलर जब आपस में कॉन्टैक्ट कर लिया, हर वो प्राइस, हर वो टर्म्स कंडीशन क्या है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन।
तो पेपर में आया इतना लिखना पड़ेगा। पेपर में इसके साथ आप एक और लाइन ऐड करोगे, बताओ कौन सी? मार्केट प्राइस में गलत। कि आप इसको लिख सकते हो एक वैसे और चीज भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, ट्रांजैक्शन कंडक्टेड ऑन मार्केट प्राइस, ऑन फेयर मार्केट प्राइस लिख देना, FMB, फेयर मार्केट। ये एलिमिनेशन में भी आता है ना, कि जो रिलेटेड पार्टी है उनमें भी आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होगी। गलत। और क्या लिखोगे? ये आपको 2 नंबर में आया क्वेश्चन। और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस गलत। हाँ, एज पर ऐसे 550, एज पर ऐसे 550 वो लिखोगे 1 नंबर बन जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक, पहली बार ऐसा होगा जब मेरे को स्टैंडर्ड बीच में छोड़ना पड़ेगा, और कल से मैं कोई कहानी नहीं बताने वाला। हम तो सुनना चाहेंगे। ऑडिट प्रोसीजर। ऊपर आपके पास क्या निकल के आ रहा था? ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपको ये करना है। अब ऑडिट प्रोसीजर कैसे करना है, ठीक है, इसको लिखो, ऑडिट प्रोसीजर को कैसे करना है, कैसे करना है। और उधर ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख लो क्या क्या करना है। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालोगे क्या क्या करना है, और प्रोसीजर में कैसे करना है। सबसे पहले उन्होंने बोला जर्नल चीजें। जर्नल चीजों में देखो, अगर एक भी नया शब्द आ जाए ना, सबसे पहला ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ RPR और RPT हो गया था पहले ही, ऑब्जेक्टिव में भी हुआ था। टू रिकॉग्नाइज द FRF, ये भी हो गया। और उसके बाद RPR और RPT को क्या अचीव में करना है? ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट मिसलीडिंग। सर आगे चलो, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था। पहला था जर्नल प्रोसीजर, दूसरा स्पेसिफिक प्रोसीजर। ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, नाम से क्लियर है, स्पेसिफिक है। परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई। सर सिर्फ नाम ही डिफरेंट था। मैंने कहा हाँ, सिर्फ नाम ही डिफरेंट था, तो इसके साइड पे लिखो आइडेंटिफाई। ये कहां पे आया था? ये आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेकंड में नहीं था, थर्ड में था, या सेकंड में या थर्ड में था, बस सेकंड था, सेकंड हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड और डिस्क्लोजेस, तो दूसरे के साइड पे लिखो वेदर RPR एंड RPT, वेदर RPR एंड RPT अकाउंटेड एंड डिस्क्लोजेस, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। सर कुछ नई चीज बताओ, ये तो वही आ रहा है, मैंने तो पहले ही कहा था आपको 10 पॉइंट क्रक्स के लिखवा दूंगा, कहीं कुछ ना है, यही लिख देना। अगला, टू ऑब्टेन द WR। WR ऑब्टेन किससे करते हो? मैनेजमेंट से। क्या आपने सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज की है? और दूसरा, प्रॉपरली अकाउंटेड और डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। पहले में था आइडेंटिफाई, फर्स्ट में ना सर्कल करना आप आइडेंटिफाई को, और दूसरे में सर्कल करो अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज को। अलग अलग शब्द ढूंढेंगे ना हम। तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर में क्या बोला? अगर मैं कुछ भी कहूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पॉइंट आधे ऊपर डाल दिए, आधे नीचे डाल दिए, बात ही खत्म। ठीक है, अगर मैं एक बार के लिए याद करना चाहूं 5-6 पॉइंट मिक्स, मैं बात ही नहीं करता कि क्या है, मैं कह रहा हूं कि वैसे ही 5-6 पॉइंट कॉमन निकालो, क्या निकले। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द RPR एंड RPT एंड बैलेंसेस। दूसरा, आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क फैक्टर related to RPR and RPT which may arise due to fraud as per SA 240, not misleading and true and fair view। फिर मैनेजमेंट ने प्रॉपरली अकाउंटेड या डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया, रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव भी वही था, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला। या फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया रिस्क को, और आर्म्स लेंथ प्राइस भी बोल सकते हो। हाँ जी, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। इनहेरेंट लिमिटेशन वाला। तो ये आपके सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एक सेकंड में देखता हूँ, ये हो गया। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, फिर और क्या हो सकता है कल बाकी कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।